नमस्कार। इस वीडियो में मैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित अग्नि की उड़ान आत्मकथांश में व्यक्त विचारों पर आपके साथ बातचीत करूंगा। यह लेख एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान के 16वें परिच्छेद से संबंधित है। इसमें कलाम साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष के साथ अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और साथ साथ यह भी बताया है कि तकनीकी परियोजनाएं किस प्रकार के प्रबंधन और सहयोग से सफलता प्राप्त करती हैं। कलाम साहब बताते हैं कि टेक्नोलॉजी विज्ञान से भिन्न एक सामूहिक गतिविधि है और ये किसी एक व्यक्ति की बुद्धि या उसकी समझ पर आधारित नहीं होती, बल्कि सामूहिक प्रतिभा पर यह आधारित होती है। और इस संबंध में उनका यह मानना है कि IGMDP की सबसे बड़ी सफलता का तथ्य एक निश्चित समय में 5 मिसाइल प्रणालियां विकसित कर लेना मात्र नहीं था, अपितु सफलता के संबंध में महत्वपूर्ण यह भी था कि इसके माध्यम से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमें तैयार हो गई थीं। कलाम साहब ने परियोजना टीमों के संबंध में विचार इस आत्मकथांश में व्यक्त किए और कहा कि परियोजना की सफलता के लिए टीमों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। टीमों की सफलता के लिए काम का माहौल या वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए जो उसे कुछ नया करने का अवसर प्रदान कर सके। वे बताते हैं कि SLV 3 परियोजना और बाद में IGMDP के दौरान उन्होंने पहले परियोजना टीमें बनाई और इन टीमों में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक निवेश किया, जिसके कारण वे बहुत ही सुस्पष्ट और अति संवेदनशील बन गईं। इसके साथ साथ ही उनकी महत्वाकांक्षाओं आदि को दृष्टि में रखकर समय रहते हुए लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से इन पर कई प्रतिबंध भी लगाने पड़े। वे इस संबंध में अपने अनुभव बताते हुए आगे लिखते हैं कि जब आप एक परियोजना टीम के रूप में काम करते हैं तो आपको सफलता की कसौटी के लिए मिलीजुली दृष्टि विकसित करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक टीम के कार्य में बहुत प्रकार की और विरोधाभासी उम्मीदें भी बनी रहती हैं। इसलिए टीम का नेतृत्व करने वाले को यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि जैसे जैसे परिस्थितियां विकसित होती हों या बदलती हों तो उसकी तत्व पर नजर जमी रहे। मुख्य लोगों और अन्य लोगों के बीच संवाद नियमित रूप से चलता रहना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी टीम की सफलता की कसौटी एक लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कौशल युक्त होती है, क्योंकि एक ही छत के नीचे काफी कुछ घटित होता रहता है। इसलिए परियोजना की जरूरतों के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट, व्यापक और गहरी समझ और सोच बनाकर सबूतों को एक साथ रखकर उन पर विचार करना चाहिए और परियोजना नेता को टीमों और कार्य केंद्रों के बीच में संबंध को बढ़ावा देने का काम करते रहना चाहिए। कलाम साहब इस आत्मकथांश में यह भी बताते हैं कि तकनीकी प्रबंधन की अवधारणा की जड़ें विकासात्मक प्रबंधन मॉडलों पर निहित होती हैं। मुख्य रूप से 2 तरह की प्रबंधन स्थितियां होती हैं, एक प्राइमल और दूसरी रैशनल। प्राइमल में आर्थिक कर्मचारी का मूल्य महत्वपूर्ण होता है और रैशनल में संगठनात्मक कर्मचारी का मूल्य प्रमुख होता है। इसके अलावा जहां प्राइमल मैनेजमेंट स्वतंत्र उद्यम लेकर चलते हैं, वहीं रैशनल मैनेजमेंट संगठनात्मक सहयोग से काम करता है।
और तकनीकी प्रबंधन के प्रति भी कलाम साहब ने अपने विचार इस आत्मकथा में अभिव्यक्त किए हैं। वे मानते हैं कि तकनीकी प्रबंधन का पेड़ तभी फलता फूलता है जब सकल रूप में जरूरतों, नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक प्रवाह का स्व कार्यान्वयन होता है। विकास के प्रतिरूप ही विकास की प्रक्रिया के लक्षण होते हैं। इसके साथ ही पेड़ का तना एक आणविक ढांचे की तरह होता है जिसमें सभी क्रियाएं रचनात्मक होती हैं, सभी नीतियां आदर्शों और सभी फैसले समकलात्मक होते हैं। इस पेड़ की शाखाएं संसाधन, संपत्तियां, संचालन और उत्पादन होते हैं जो कितने द्वारा विकसित की निरंतर प्रक्रिया से पोषित किए जाते हैं। IGMDP की मंजूरी और संसाधन भी बहुत ज़रूरी है। कलाम साहब बताते हैं कि जब सन 1983 में IGMDP को मंजूरी मिली, उस समय हमारे पास पर्याप्त तकनीकी आधार नहीं थे। फिर भी हमने कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जरूरतों और क्षमताओं के लिए एक उपयुक्त मॉडल विकसित करने की कोशिश की थी। इस प्रकार हमारे समुचित प्रबंधक और सहकारिता उद्यमों की कोशिशों ने उस प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद की जो हमारी प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थाओं और निजी उद्योगों में थी। यह सफलता और ज्ञान उस राष्ट्रीय अनुरोध को प्रदर्शित करता है कि अब दुनिया फिर कभी भी बाहुबल या पैसे की ताकत से नहीं चलेगी। कलाम साहब सत्तावाद और नौजवानों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में कुछ सत्तावाद के खिलाफ खड़े हुए, कुछ नौजवानों के समान ही हमारे जीवन के संघर्ष की कहानी की झलक मैंने देखने की कोशिश की है। सत्तावाद का प्रमुख लक्षण ये है कि ये लोगों को धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, एक दूसरे की जीवन शैली से प्रभावित रहने अर्थात सभी तरह के प्रतिष्ठा द्योतक जैसे अंतहीन रास्ते पर ले जाते हैं। इन लक्षणों को सरलता से प्राप्त करने के लिए सत्तावाद के शिष्टाचार के नियमों को आसानी से सीखते हैं और अपने आप को रीति रिवाजों, परंपराओं और इसी तरह की दूसरी चीजों में ढालते हैं। इसलिए आज के हमारे नौजवानों को स्वपराजय की ओर ले जाने वाले रास्तों से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, भौतिकता अर्जित करने के लिए कार्य करने की संस्कृति, उससे मिलने वाले प्रतिफल को अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। कलाम साहब ने जीवन संघर्ष की कहानी के संबंध में इस आत्मकथांश में कहा कि अमीर सत्ता संपन्न व्यक्ति शांति के लिए तड़पते और संघर्ष करते हैं, जबकि आवादुरै सोलोमान जैसे लोग सामान्य जन का जीवन जीकर आंतरिकता के आधार पर ही सुख का अनुभव करते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि वे अपने भीतरी संकेतों पर ज्यादा निर्भर रहे और बाहरी संकेतों पर बहुत कम। इसकी अनुभूति आप मेरे जीवन संघर्ष की कहानी से कीजिए, जिससे आपका जीवन अच्छा बने और आपका समाज अच्छा बने। इसके लिए आप अपने स्वयं के भीतरी संसाधनों के निवेश की इच्छा रखिए और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण कलाम साहब लेकर चलते हैं कि उनका मानना है कि जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ करने और शांति से रहने के लिए है। ये कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसमें हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम व्यक्ति होने के भाव से पूरित हो सकें। इस भाव को प्राप्त करने के लिए हमारी बाहरी खतरे उठाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। वे कहते हैं कि मैं दार्शनिक नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी का एक व्यक्ति हूं और इसी से सफलता हासिल करने के लिए मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से खपाया है। जब मैं अपने जीवन के पीछे के पृष्ठों को पलटकर देखता हूं तो पीड़ा, खुशी, उपलब्धियां और असफलताएं सब मुझे एक साथ दिखाई पड़ती हैं। मैं रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली का रहने वाला वही साधारण सा व्यक्ति हूं जो अपने जीवन में दूसरों का सहयोग पाकर शिक्षित हुआ है और प्रोफेसर साराभाई जैसी हस्ती का सहारा पाकर तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा है। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के लिए उदाहरण बनूं, पर यह जरूर चाहता हूं कि लोग मेरी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुलन लाकर संतोष जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार
हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उपर्युक्त बातों के आधार पर अपने व्यक्तिगत जीवन संघर्ष के साथ अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया और साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि तकनीकी परियोजनाएं सामूहिक प्रयासों से ही सफल हो सकती हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं। धन्यवाद।